हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आप बचा नहीं पाते हैं, और अगर थोड़ा बहुत बचा भी लेते हैं तो वो ग्रो नहीं हो पाता है। अगर आपकी भी ये समस्या है तो मेरा आज का वीडियो खास इसी टॉपिक पर है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है। अब ये फाइनेंशियल प्लान कैसे तैयार करते हैं ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं 4 टिप्स आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको मिलियनेयर बनने में हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं RK सोनी, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपको बताऊंगा कि अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको अपना सेविंग प्लान बनाना है। अब सेविंग प्लान बेसिकली क्या करना है आपको, आप जो भी महीने का कमाते हैं उसमें से आपको 50-30-20 का रूल अप्लाई करना है। अब बेसिकली क्या करना है आपको, जो भी आप कमा रहे हैं, सपोज आप 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, अब उसमें से आपको 50,000 वो आपको अपने घर खर्च के लिए रख देना है। नेक्स्ट 30,000 यानी 30% वो आपको अपने पर्सनल यूज के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, हॉलीडे वगैरह के लिए आप रख सकते हैं। और जो लास्ट 20% आपका बचा वो आपने सेव करना है और उसको सेविंग के बाद फर्दर इन्वेस्ट करना है। तो ये आपका पहला प्लान होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्लान आपको बनाना है अपना इमरजेंसी प्लान। अब फ्रेंड्स, इमरजेंसी प्लान क्या है, देखिए आपका जो भी महीने का घर खर्च आता है, मान लीजिए आपका महीने का घर खर्च 50,000 रुपये है, तो आपको 6 महीने का घर खर्च के इक्विवेलेंट अमाउंट आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखना है। अब बेसिकली क्या करना है आपको कि मान लीजिए आपके एक महीने का घर खर्च 50,000 रुपये है, तो आपको 6 महीने का घर खर्च कितना हो गया, 3 लाख रुपया। तो यानी 3 लाख रुपया आपको इमरजेंसी फंड में रखना है। अब ये इमरजेंसी फंड कैसे रखना है आपको, आप इमरजेंसी फंड को एज ए सेविंग में रख सकते हैं या एक FD करवा सकते हैं, और उस FD को आप बैंक में रख सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, सो डैट के कभी भी आपको किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए, जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जिस महीने ना हो, तो आप उस फंड को यूज कर सकें। और उसको अगर आप FD में रखेंगे तो FD इजीली ब्रेकेबल है, और आप उसको कभी भी, वो एक तरह से लिक्विड मनी है, विदिन 24 आवर्स आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इमरजेंसी फंड रखना क्यों है, इमरजेंसी फंड इसलिए रखना है ताकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आपको जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो ब्रेक ना करनी पड़े। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं रखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, आपको फिर उस मजबूरी में वो इन्वेस्टमेंट अपनी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको ब्रेक करनी पड़ी तो इट मीन्स कि आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी किसी भी कंडीशन में हर्ट नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है आपको इमरजेंसी फंड अपना तैयार रखना है। तो ये आपको पहले 2 स्टेप फॉलो करने हैं। तीसरा स्टेप है आपका लोन का प्लान। तो लोन का प्लान बेसिकली, लोन प्लान क्या बनाना है आपको, इसमें आपके जितने भी लोन हैं उन लोन्स को आपने प्लान करना। लोन यानी कर्ज। देखिए, कर्ज 2 तरह के होते हैं, एक होता है अच्छा कर्ज, एक होता है बुरा कर्ज। यस, तो अच्छा कर्ज यानी गुड लोन, तो गुड डेट जिसको हम बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है, देखिए अच्छा कर्ज वो है जो आप, कोई लोन अगर आपने अपने घर खरीदने के लिए लिया है, या कोई लोन आपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया है, तो वो आपका अच्छा कर्ज है। क्यों, क्योंकि अगर आपने घर के खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो वो कुछ समय के बाद उस घर की वैल्यू जो है अप्रिशिएट होगी और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वो एक गुड एसेट्स में आपने लगाया है। तो जब आप कोई ऐसी एसेट में लगाते हैं जो एसेट अप्रिशिएट होती है कुछ समय के बाद, तो वो आपके लिए गुड लोन हो जाता है। अगर उस पर्पज़ के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उस लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसी तरह आपने अगर एजुकेशन लोन लिया, तो एजुकेशन लोन के लिए भी आपने जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो आपने लोन लिया है, तो वो एजुकेशन लेने के बाद यानी आप कोई ना कोई नई स्किल डेवलप करेंगे, और उस नई स्किल से आप कल को फिर पैसा कमाने में वो आपको हेल्प करेगी, आपको एक नई रिटर्न देगी। तो इसलिए एजुकेशन लोन भी एक तरह का गुड लोन है। अब बैड लोन कौन कौन से हैं, देखिए बैड लोन होते हैं आपके कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन। तो ये लोन आपको कोशिश करना है कि जितने कम से कम आप रख पाएँ उतना ही आपके लिए बेटर है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड का। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का लोन ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी पेमेंट, या उसको आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट आप समय से जमा करा दें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का
पेमेंट लेट करते हैं और उसमें डिले हो जाती है, उस पर अगर जो पेनल्टी लगती है तो देखिए उसमें लगभग 30% से लेके 39% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड पर। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप हमेशा टाइम से जमा कराएं, जिससे कि आपका पैसा बच सके, आपका पैसा वेस्ट ना हो। दूसरा जो लोन है वो है फिर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन पे भी जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% से लेके 18% तक हो सकता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के बाद अगर पर्सनल लोन आपके पास है तो पहले आप पर्सनल लोन को जो है वो पूरा करें, उसको पहले कंप्लीट करें। उसके बाद फिर आपका आता है कार लोन। अब कार लोन क्या है, देखिए कार लोन क्या है, जब आप कार लोन लेते हैं तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। उसमें आप जो पहली बात तो आपने लोन लिया उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, दूसरा फिर जो एसेट आपने ली है उस लोन से, यानी जो कार ली है वो कार की वैल्यू हर साल जो है डेप्रिशिएट हो रही है। तो डेप्रिशिएट होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब उधर से इंटरेस्ट भी जा रहा है, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, इसलिए वो उसमें ज़्यादा लोन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप कार लोन लें तो आप जितना मैक्सिमम हो सके कम से कम आप कोशिश करें कि 50% तक अगर हो सके तो आप डाउन पेमेंट दें और 50% ही सिर्फ लोन लें। और कोशिश ये भी करें कि अगर हो सके तो आप नई गाड़ी की बजाय पुरानी गाड़ी फाइनेंस करवाएं। देखिए क्या होता है, अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उस पर लोन का अमाउंट ज़्यादा होगा, नंबर एक। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 या 2% कम हो सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 या 2% ज़्यादा होगा, बट उसमें आपका पैसा काफ़ी बचेगा। वो क्यों बचेगा, देखिए जब आप कोई अगर पुरानी गाड़ी लेते हैं, आप 6 महीने 1 साल पुरानी गाड़ी आप ले सकते हैं। और जनरली कोई गाड़ी सपोज 10 लाख की है, अगर आप उसको 1 साल के बाद आप उसको खरीदते हैं, 10 लाख रुपए की नई गाड़ी है वो, और अगर 1 साल बाद आप उसको खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू लगभग आपको मार्केट में 8 से 8.5 लाख रुपए में मिल जाएगी वो गाड़ी। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है 1-1.5 लाख रुपए का, यानी वो आपने सेव कर लिया। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है। वो अगर आप सेव कर लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेगी और उसको फर्दर आप इन्वेस्ट कर दें, या आपको कोई दूसरा लोन चल रहा है तो आप उसकी रीपेमेंट कर दें, जिससे कि आपके सेविंग हो सके। और अगर आप या तो लोन रिपे कर सकते हैं या उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो ग्रो होके आपको रिटर्न मिलेगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है लोन्स के केस में। अब फोर्थ प्लान जो आपको बनाना है वो है इंश्योरेंस प्लान। देखिए फ्रेंड्स, इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग। जनरली क्या करते हैं कि वो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी कौन सी होती हैं, एंडोमेंट प्लान होते हैं या मनी बैक गारंटी के प्लान होते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक इंश्योरेंस लेना है जिसको के टर्म प्लान बोलते हैं। तो आपने इंश्योरेंस का टर्म प्लान लेना है, वो चाहे किसी भी कंपनी से ले लें, और उसमें भी कोशिश आप ये करें कि उसका आप पहले ये चेक कर लें कि CSR किस कंपनी का बेटर है, यानी क्लेम सेटलमेंट रेशो। तो जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो बेटर है उसी कंपनी का आप टर्म प्लान लें। तो उससे क्या होगा, देखिए आपने इंश्योरेंस तो आज लिया है, लेकिन भगवान न करे जब कुछ ऐसी बात होगी, जब उसका क्लेम लेने का टाइम आएगा तो वो क्लेम किसी और को लेना होता है, क्लेम आपको नहीं लेना होगा उस केस में। तो जब आपकी फैमिली में जिसको क्लेम लेना है तो उसको क्लेम ईजिली मिल जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए आपको जिस कंपनी का CSR बेटर है, यानी क्लेम सेटलमेंट रेशो जिसका बेस्ट है, जिसका हाईएस्ट है, तो उसी से आप कोशिश करें कि उसी कंपनी से अपना टर्म इंश्योरेंस लें। आपको एंडोमेंट और मनी बैक प्लान बिल्कुल नहीं लेना है। अब इस इंश्योरेंस को लेने से बेनिफिट क्या होता है, देखिए मान के चलें आपने कोई एंडोमेंट या मनी बैक प्लान लिया 20 साल का फॉर एग्जांपल, और उसमें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपने लिया, तो उसकी लगभग 1 साल का जो प्रीमियम जाता है वो 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में जाएगा। यानी आप 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए 1 साल का 4 या 5 हज़ार रुपये आप मान के चलें कि आप उसका प्रीमियम दे रहे हैं। और जबकि इधर अगर आप 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल टर्म प्लान में, तो यहाँ आपका 1 साल का सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपया ही जाएगा। या मतलब अगर आपकी एज 20-22 साल की है तो आपका 500 रुपये पर मंथ की एवरेज आएगी, नहीं लगभग साल का 6 हज़ार रुपये होगा। लेकिन अगर आपकी एज और ज़्यादा है तो ये प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है अब आपको, अब इंश्योरेंस प्लान जब आप लेंगे
यानी टर्म प्लान। अब वो टर्म प्लान कितनी अमाउंट का आपको लेना है, वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, तो आपको उसका 20 टाइम्स, यानी 5 लाख का 20 टाइम्स हो गया 1 करोड़ रुपीज़। तो यानी आपको अपना टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का लेना है, और ये सिर्फ उसी का लेना है जो अर्निंग मेंबर है। जो आपकी फैमिली में अर्निंग मेंबर नहीं है उसका ये टर्म इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट नहीं है, उसका नहीं लेना है आपको। अब आप फ्रेंड्स खुद अंदाज़ा लगाइए कि मान के चलें आपने 1 करोड़ रुपए का इधर इंश्योरेंस लिया और इधर आपका सिर्फ 1 साल में प्रीमियम गया है 5,000 या 6,000 या मैक्सिमम, चलो आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो हो सकता है 8,000 या 9,000 चला जाएगा अगर 30-32 साल के आसपास है तो। लेकिन उधर आप एंडोमेंट प्लान या जो ट्रेडिशनल प्लान अगर आप उसमें लगाते हैं तो उसमें 1 लाख का इंश्योरेंस सिर्फ आपको मिलता है साल का 4 या 5,000 रुपया प्रीमियम देने के बाद। तो अब देखिए आपको बेनिफिट किधर है, उधर आपका जो रिस्क है बहुत कम कवर है और आपको जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें आपको रिटर्न तो मिलेगा। रिटर्न क्या मिलेगा, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान लिया तो उस केस में आपको क्या होगा, आपको 20 साल के बाद 1 लाख प्लस जो उस पर एक्यूमुलेटेड बोनस है वो आपको मिलेगा। और वो बोनस जनरली जो है 1 साल के बाद जब 20 साल के बाद जब आपको मिलेंगे तो वो कुछ अमाउंट जो लगभग 20 से 25% के आसपास ही मैक्सिमम बन पाएगा, यानी 1.25 लाख के आसपास आपको टोटल मिलेगा। तो इस तरह से उसमें रिटर्न कुछ नहीं है। और वो जब आपको 20 साल के बाद 1 लाख के बदले में 1.25 लाख या मान के चलो मैक्सिमम कोई गारंटेड बोनस भी है तो 1.5 लाख हद से ज़्यादा मिल जाता है आपको, तब भी वो 20 साल के बाद उस पैसे की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। इनफैक्ट वो जो डेप्रिसिएशन है जो इन्फ्लेशन है उसको भी बीट नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंश्योरेंस जो जनरली हम लेते हैं उस इंश्योरेंस में जनरली जो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 4% से लेके 6% की ही एनुअल रिटर्न आती है, और जो इन्फ्लेशन होता है वो जनरली कम से कम मान के चले कि 6% हर साल इन्फ्लेशन होता है, और मैक्सिमम तो वो कोई लिमिट नहीं है, मतलब 10% भी हो सकता है, 13% भी, 15% भी कभी कभी किसी किसी साल में गया है। तो इस तरह से आपको इंश्योरेंस लेते हुए खास ख्याल करना है। और ये पहला इंश्योरेंस जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। सेकंड जो आपको एक इंश्योरेंस लेना है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपको अपनी पूरी फैमिली का लेना है। इसमें आपको ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो हर मेंबर का 2 लाख रुपए पर मेंबर के हिसाब से रिस्क कवर कम से कम हो जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यानी लगभग आपको टोटल अगर आप फैमिली का ले रहे हैं या तो उसमें एक रोलिंग प्लान आता है, वो रोल हो जाता है, मीन्स अगर कोई भी उनमें से 2 लाख रुपए का प्लान कर सकते, क्लेम ले सकता है, या अगर आपको लग रहा है कि टोटल फैमिली का प्लान है तो उसमें 8 लाख रुपए का टोटल इंश्योरेंस हो जाएगा। तो या 4 लाख रुपए का भी हो जाता है अगर वो माइनर्स हैं तो आपकी फैमिली में, मतलब 2 लाख रुपए एक फादर सन का या फादर डॉटर का हो जाता है या मदर सन का हो जाता है। तो इस तरह से छोटे बच्चा 18 साल से कम एज के हैं तो उनका भी उस 2 लाख में ही कवर हो जाता है। तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। तो आपको सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी बच्चों का और किसी तरह का इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आपका इंश्योरेंस प्लान है, इससे आपका पैसा काफ़ी बचेगा। और देखिए मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी अगर कोई भी इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी फैमिली में हो जाती है तो आपकी सेविंग्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपकी जितनी भी सेविंग्स आपने की हैं वो सारी की सारी सेविंग्स आपकी, हो सकता है उस हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंज अगर आता है तो वो आपका सारा वहाँ यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी सेविंग बचा कर रखनी है, उसके लिए आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। नेक्स्ट जो आपको प्लान बनाना है वो रिटायरमेंट प्लान। अब रिटायरमेंट प्लान के लिए आपको या तो एक आपको पेंशन प्लान ले लें, किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल जाएगा, वो एक ले सकते हैं रिटायरमेंट प्लान, जिसमें कि आपको जब आपकी एज 58 या 60 की हो जाएगी तो उसके बाद आपको एज ए एन्युटी उसमें हर साल या हर मंथली या क्वार्टरली आपको उसमें पेंशन मिलती रहेगी। एक ऑप्शन वो हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और उधर जब आपको मान लो आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में सिप के थ्रू, तो उससे क्या होगा कि जब आप 15 या 20 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसमें लगभग आपको 12 से 15% तक रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटायरमेंट के लिए आपको इस तरह का प्लान तैयार करना है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स का प्लान। अब देखिए, इनकम टैक्स की प्लानिंग आपको इस तरह से करनी है कि आपको जो भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन के बेनिफिट दे रही है, वो आपको सारी रिबेट्स आप उनको अवेल करें। अब उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी जो रिबेट आपको मिलती है होम लोन पर मिलती है, उसमें 2 लाख रुपए तक का एनुअल इंटरेस्ट आप उसमें क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख या इससे कम जो भी आप एक्चुअल दे रहे हैं। और प्रिंसिपल में आप 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट ले सकते हैं, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड जो बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आपने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 25,000 पर एनम का आप मेडिक्लेम का बेनिफिट भी ले सकते हैं, इसकी भी रिबेट आपको मिल जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपकी और इनकम है तो उस केस में आप अपना एक नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एडिशनल 50,000 तक इसमें भी आपको रिबेट मिल जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट करने से आपका इनकम टैक्स बचता है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने से बेसिकली वो आपके लिए एक तरह की सेविंग है, वो कल आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी और पैसा आपका ग्रो होगा और उधर आपका टैक्स भी बचेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो लास्ट है वो है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, कि अब आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। अब इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है कि आपने जो सेव किया है अपनी इनकम से, जो 20% आप हर मंथ सेव करते हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए देखिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप उसमें आपको करना क्या है, उसमें से जो आपने 20% सेव किया, पहले तो उसमें से 10% आपने एज ए कैश आपने अपने पास रखना है। एज ए कैश मीन्स आप उसको बैंक में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, या उसकी भी शॉर्ट टर्म की आप एफडी करा सकते हैं, या आप उसकी आरडी भी करा सकते हैं, जिससे कि वो एक पीरियड के बाद एक्यूमुलेट होकर जब वो बड़ा अमाउंट बन जाए फिर उसको आप बाद में एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी जो आपने सेव किया यानी उसका आपने 10% आपने एज ए कैश या शॉर्ट टर्म आरडी या एफडी में रख लेना है आपको, राइट। और जो नेक्स्ट 20% वो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट 20% है फिर वो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है, उसमें गोल्ड के बॉन्ड आते हैं गवर्नमेंट के, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और अब नेक्स्ट 25% वो आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। और उसके बाद जो लास्ट 25% आपका बचा वो आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। अब रियल एस्टेट में भी आपको कोशिश यही करनी है कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो इतना ही करना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। नहीं, अगर आपको अपने लिए एक घर की ज़रूरत है तो आप सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका वो आप कोशिश करें कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही करें। देखिए उसके 2 रीज़न है। नंबर 1 तो क्या है कि अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं तो रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी की जो मेंटेनेंस है वो एवरी ईयर उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। दूसरी चीज़, आप अगर कमर्शियल में करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न बेटर आता है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के। तो इसलिए बेटर है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। पहली इन्वेस्टमेंट आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, उसके बाद की जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल में कोशिश करें। और अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले यानी सेव करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हैं और उससे पहले आपके लोन चल रहे हैं तो आपको पहले कोशिश ये करनी है कि सेविंग करने से पहले आप अपने लोन कंप्लीट करें। और लोन में भी सबसे पहले जो आपके पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड के कोई लोन है तो उनको आप पहले पूरा करें। सिर्फ आपका जो होम लोन है उसको आप चलने दें, उसको आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप उसको प्रीपे कर देंगे तो आप इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपको उल्टा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए होम लोन को प्री पेमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, उसको आप कंटिन्यू रहने दें। और बाकी के अगर कोई लोन है तो उनको आप पहले प्रीपे करें और उनको कंप्लीट कर दें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है और अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान इस तरह से बना लेना। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको कौन कौन से प्लान मैंने जो आपको बताए हैं।
देखिए, पहला आपको फाइनेंशियल प्लान में पहले आपको बनाना है सेविंग प्लान, 50-30-20 का रूल फॉलो करना है इसमें। सेकंड है इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी फंड प्लानिंग, जिसमें कि आपको 6 महीने का फंड आपको इमरजेंसी के लिए रखना है। थर्ड है आपका लोन प्लान, जिसमें कि आपका घर का लोन है वो चलता रहेगा और बाकी के जो लोन है वो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। फोर्थ है आपका इंश्योरेंस प्लान। तो इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है अपनी लाइफ के लिए, और सेकंड जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और फिफ्थ जो आपने रिटायरमेंट प्लान है आपका, तो रिटायरमेंट प्लान में आपको पेंशन प्लान लेना है या आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिक्स्थ जो है वो आपका इनकम टैक्स प्लान, और इनकम टैक्स में आपको मैक्सिमम बेनिफिट इनकम टैक्स का लेना है। इनकम टैक्स के तहत जो भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उनको आपने पूरा अवेल करना है। सेवंथ जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है। उसमें 10% आपको एज ए कैश या शॉर्ट टर्म एफडी में या आरडी में रखना है, और 20% आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगाना है, और नेक्स्ट 20% आपको जो है गोल्ड में लगाना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 25% आपको इक्विटी में लगाना है, और लास्ट जो 25% है वो भी आपको रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। और अगर हाँ लास्ट वाला 25% है वो छोटा अमाउंट आप रियल एस्टेट में नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको आप फिर इक्विटी में ही लगाएं। उसको फिर आप रियल एस्टेट में नहीं लगा पा रहे हैं तो इक्विटी में आप 25 की जगह उसको 50% कर दें, वहाँ आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे। तो ये आपकी थी फाइनेंशियल प्लान। अगर आप ये सातों प्लान बना लेते हैं जो फाइनेंशियल प्लान के अंडर आते हैं, तो आपका पैसा अच्छे से ग्रो होगा, और आप लाइफ में कुछ पीरियड के बाद आप देखेंगे आपको एक बहुत अच्छा कॉर्प्स तैयार हो गया आपके लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 ऐसी टिप्स जो आपको मिलियनेयर बनने में हेल्प करेंगी। अब वो कौन कौन सी 4 ऐसी टिप्स हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना रिच माइंड सेट रखना है। आपको रिच माइंड सेट से काम करना है। आपको पैसे को मतलब रिस्पेक्ट देनी है। पैसे के बारे में इस तरह से नहीं सोचना है कि मैं तो गरीब हूँ या मैं तो मेरे पास पैसा रुकता नहीं है। तो यानी पैसों को लेके आपने कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हम जो बोलते हैं उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखें और पॉजिटिव वर्ड्स अपने माउथ से निकालें। तो जितना पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, जितना पॉजिटिव शब्द बोलेंगे अपने मुंह से, तो उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो आप पैसे को अहमियत दें और पैसे के लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रखें। और कोई चीज़ अगर आपको महंगी लग रही है तो आप ये मत बोलें कि ये बहुत महंगी है, आप ये बोलिए यस कोई इशू नहीं है और इस चीज़ को डेफिनेटली एक दिन मैं खरीदूँगा। और ये पहला तो आपको इसी का ध्यान रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है। जो सेकंड टिप है, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दें कि फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है। तीसरा जो टिप है वो आपको रूल ऑफ 100 वो फॉलो करना है। रूल ऑफ 100 क्या है बेसिकली, कि आपको एक चीज़ फाइनल करनी है कि मुझे इस एक साल में मुझे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी पूरे एक साल में 100 बार जरूर करनी है वो। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक्स के 100 चैप्टर आपने पढ़ने हैं कोई अच्छी बुक के, जिससे कि आपको कोई नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज मिलेगा तो आपके अंदर कोई स्किल डेवलप होगी, स्किल होगी तो आप जो है वो आपको रिटर्न देगी, वो आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगी। और या आपको ऐसा कि भी मैं 100 दिन डेफिनेटली जिम जाऊंगा और जिम में इस चीज़ में अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है ठीक करूंगा, और आप अपने हेल्थ पे मतलब कुछ काम करते हैं। तो इस तरह के आप 100 चीज़ों का 100 नंबर का किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ में अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। या आप कहते हैं कि मुझे तो सपोज कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, पियानो बजाना अच्छा लगता है, तो आप एक प्लान करें कि मैं 100 डेज मिनिमम पियानो बजाऊंगा, सो डेट की वो स्किल आपकी बेटर हो सके। तो यानी इस तरह की कोई स्किल आपने करनी है जिससे कि आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन हो सके, और वो वैल्यू एडिशन को कल को अगर आप चाहें, वो आपकी हॉबी जो है वो आप उसको मोनेटाइज करना चाहें तो आप उसको मोनेटाइज भी कर पाएँ, तो वो आपको एक एज ए सोर्स ऑफ इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप कल को उसको। तो इसलिए आपको 100 डेज का वो मिनिमम एक प्लान लेके चलना है आपको। फोर्थ जो रूल है वो आपको इस चीज़ पे ध्यान करना है कि आपको हमेशा कोई ना कोई एक बैकअप प्लान अपने पास होना चाहिए। अब वो बैकअप प्लान बेसिकली क्या, देखिए आज आपकी हो सकता है जॉब बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी आप यूज कर रहे हैं
और अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन भगवान ना करे किसी वजह से कल को अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है और आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पास एक प्लान बी यानी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग टाइम के साथ साथ, एग्जिस्टिंग जो भी बिजनेस के साथ साथ, आपको कोई एडिशनल स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, जिससे कि आप पार्ट टाइम में कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर सकें या कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप प्लान कर सकें। देखिए, हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने आपको बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कौन सी होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो में नीचे दे दिया है, तो वो आप उसको भी, उस पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि इनकम कितनी तरह की होती है और कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको कुछ अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ये उनके भी किसी ना किसी रूप में हेल्प कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप का प्यार देने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। तो स्टे ब्लेस्ड।